Good morning, students. Once again, I welcome to all of you on school's YouTube channels. And this is the part 10th video. In part 9 video, 9th video, part 9th, I want to repeat something. We have studied about when we say that A is not subset of B. यानी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ए बी का सबसेट अगर नहीं है तो हमें क्या प्रूव करना चाहिए, हमको क्या प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने आपको उसी दिन बताया था क्या है। इफ़ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। मतलब अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए, इसका मतलब हुआ कि गारंटी है कि ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको 2 थ्योरम प्रूव करेंगे, तो उसको हम लोग आज यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। जिसमें से पहला थ्योरम आपका है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट या ऑल सेट। तो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम मान लीजिए या प्रॉपर्टी मान लीजिए, जो भी आप मान लीजिए, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। और ये स्टेटमेंट है इसका कि एम्प्टी सेट, आप जानते हैं वाइड सेट या नल सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। यानी जितने भी सेट होते हैं, सेट हैं, सबका सबसेट एम्प्टी सेट होता है। जो एम्प्टी सेट हम लोग जानते हैं, दैट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। दुनिया का जितना भी सेट हम लोग बना सकते हैं, जितने भी सेट को कंसीडर कर सकते हैं, सभी सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होता है। अब इस चीज़ को प्रूव करना है। अब एम्प्टी सेट प्रूव कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट प्रूफ में मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि सबसेट नहीं है तो क्या प्रूव करना है, जस्ट वही स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो प्रूफ में लेट, मान लिया लेट ए बी ए सेट, मान लिया कि ए कोई एक सेट है एंड फाई इज एन एम्प्टी सेट। फाई क्या है? इट इज द एम्प्टी सेट एंड वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव फाई इज सबसेट ऑफ ए। हमको प्रूव करना है कि फाई ए का सबसेट है। तो चलिए हम लोग इसको ऑन कंट्राडिक्शन, सपोज दैट वी एज्यूम मान लिया, वी एज्यूम दैट फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए कोई भी एक सेट है, एनी सेट, और फाई एम्प्टी सेट है। हमको यही प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि फाई सबसेट ऑफ ए। अगर इसको हम प्रूव कर देंगे, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लिया और उसका फाई एक सबसेट प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हो गया, चूंकि सेट हमने आर्बिट्रेरी लिया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एम्प्टी सेट है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो हमने क्या लिया? ऑन कंट्रेरी हमने ये माना, वी एज्यूम दैट फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यानी हमने मान लिया कि फाई ए का सबसेट नहीं है। अब फाई अगर ए का सबसेट नहीं है तो आप याद करिए पिछली बार हमने आपको क्या बताया था कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इसका जस्ट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है इन मैथमेटिक्स कि देयर एग्जिस्ट, मतलब एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए विच बिलोंग्स टू द सेट ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। इसका यही मतलब है, अगर ए बी का सबसेट नहीं तो इसका मतलब ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी हमने माना कि अगर फाई ए का सबसेट नहीं है तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू द सेट फाई बट दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। इसका ये मतलब हुआ अगर फाई ए का सबसेट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि फाई के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो फाई में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। बात समझ में आ गई?
अब ये देयर एग्जिस्ट का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा उसका अस्तित्व है, वो है, गारंटी है। अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है मैथमेटिक्स में? बहुत ध्यान से देखिए कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फाई बट दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। इट मीन्स दैट फाई में एक एलिमेंट ऐसा है। तो ये एक कैसा आपको स्टेटमेंट लग रहा है? एब्सर्ड स्टेटमेंट। यानी दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड इन मैथमेटिक्स बिकॉज फाई हैव नो एनी एलिमेंट। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब हो जाता है कि वहाँ पे गारंटी हो जाती है कि एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ हम लोग लिखने जा रहे हैं कि विच इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। एब्सर्ड स्टेटमेंट आर इसको हम लोग कह सकते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट। इनवैलिड आर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट फाई इज एन एम्प्टी सेट। ये भी लिखा जा सकता है इनवैलिड स्टेटमेंट। आर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आर वी कैन आर ये लिखा जा सकता है कि विच कंट्राडिक्ट्स का मतलब विरोध करता है। कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, उस फैक्ट का दैट फाई इज एन एम्प्टी सेट। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमने फाई को ए का सबसेट नहीं माना तो नहीं माना, इसका मतलब फाई के अंदर, भले लास्ट वीडियो में आप ध्यान से याद रखिएगा उस चीज़ को कि अगर फाई ए का सबसेट नहीं, इसका मतलब फाई के अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब फाई के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो फाई में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। लेकिन ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट या इनवैलिड स्टेटमेंट है या एक कंट्राडिक्शन है जो किस बात का कंट्राडिक्ट करता है कि फाई के अंदर एक एलिमेंट है जबकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड है। अगर ये स्टेटमेंट इनवैलिड है तो हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे कि कोई स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो ट्रू क्या है? अच्छा, ये स्टेटमेंट किसकी वजह से लिखा गया है? इसकी वजह से लिखा गया है। यानी ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्यों? इसका मतलब ये फॉल्स है, यानी फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू क्या हो जाएगा? फाई सबसेट ऑफ ए। आप इस बात को मैथमेटिकल रीजनिंग में इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट जो होता है वो आइदर ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, यानी फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इट इम्प्लाइज दैट फाई सबसेट ऑफ ए इज द ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ओके, तो ये कंट्राडिक्शन हुआ। तो देयरफॉर फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो हमने स्टेटमेंट एज्यूम किया तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हेंस वी कैन से दैट फाई इज सबसेट ऑफ ए एंड सिंस ए इज आर्बिट्रेरी, लिख सकते हैं इसको, सिंस ए इज एन आर्बिट्रेरी सेट, देयरफॉर आर्बिट्रेरी का मतलब हमने किसी भी सेट के लिए प्रूव किया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का। तो सिंस ए इज एन आर्बिट्रेरी सेट, आर्बिट्रेरी का मतलब भी आपको बताया जाएगा। हिंदी में इसका मतलब होता है यदृच्छा, यानी यदि इच्छा, अपने मन से कोई हमने एक सेट लिया था जो भी हमारी इच्छा हो। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि फाई दैट इज एम्प्टी सेट, या ऐसा कह दें, पूरा स्टेटमेंट में ही लिख दें, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। यानी दुनिया का कोई भी सेट होगा उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होता है। ये पहली चीज होगी, ये पहला थ्योरम हुआ, ठीक है। और दूसरा थ्योरम भी स्टेटमेंट जल्दी से देख लीजिए, ये आसान है कि एवरी सेट
इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है, खुद का ही सबसेट होता है, और होता ही है। हर सेट अपना सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट। तो दूसरा स्टेटमेंट हम ऐसा लिख रहे हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। इसका भी प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ आसान है, बहुत जल्दी से देखिए। वीडियो चूँकि टाइम बहुत कम रहता है इसमें। लेट ए बी अ सेट। मान लीजिए ये कोई एक सेट है, हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए का मतलब, सबसेट का भी जब यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे हो। अब चूंकि दोनों तो एक ही हैं, दोनों सेट तो ये ए ही है, तो यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ में तो होगा ही, वही सेट है, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उसी में तो है ही है। तो लेट, ऐसे मान लेते हैं, लेट आई एम टेकिंग एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेट एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ए का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज किया, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर वो ए में है, जिसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट वो कहाँ पे है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लेंगे, और चूंकि दोनों सेट सेम है तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसा सब चूंकि हमने आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, वो अपने आप यहाँ पहुँच जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेट सेम है। तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ये बहुत ईजी था कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। थोड़ा सोचना यहाँ पे था कि एम्प्टी सेट को कैसे प्रूव करते हैं कि दैट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। तो ये तो आसान था, और यहाँ हमने प्रूव किया कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िए। और एक थर्ड थ्योरम है, जिसको अभी हम तीसरे थ्योरम को यहीं पे एक बार लिख देते हैं। तीसरा थ्योरम क्या है कि थर्ड थ्योरम, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तीसरा थ्योरम क्या है कि इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n हो, हैविंग n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के सबसेट की संख्या वो क्या हो जाएगी, 2n। अच्छा, ये फार्मूला जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ से मिलेगा कि NC0 + NC1 + NC2 बिना कोई एलिमेंट लिए सबसेट, एक एलिमेंट को लेकर कितने सबसेट बनाएंगे, n में से 2 एलिमेंट लेकर कितने सबसेट बनाएंगे। और जब हम लोग कॉम्बिनेशन सीख लेंगे तो वहाँ से इसका फार्मूले का डेरिवेशन होगा। अभी केवल ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक कोई फाइनाइट सेट है, कैसा सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के इनफाइनाइट सबसेट होते हैं, लेकिन अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n है, तो उसके सबसेट्स की जो संख्या होगी 2n होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए a मैंने ले लिया 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट सेट है, कितना दिख रहा है हम लोग, 3 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 जितने एलिमेंट उसमें होंगे 2 तो 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे, 2 तो फिक्स हैं, एक तो फिर एम्प्टी सेट और एक ये खुद अपना सबसेट होगा। 2 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 2 तो फिक्स हैं। इसके बाद जो बनेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपको थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पार्ट 11 वीडियो आप देखिएगा उसमें। तो अभी तो इसको यहाँ ब्रेक करते हैं। ओके, थैंक यू।